नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एनके 20 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, फोर मैरोज एक ऐसा शब्द है जिस कारण से पूरे बाजार में आग लग गई। ऐसा क्या हुआ? जापान के बाजार, दक्षिण कोरिया के बाजार, शेयर बाजार, जिस तरफ देखो फोर मैरोज के कारण आग लगी। फोर मैरोज है क्या? दरअसल जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियां देश है ना, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, इन्होंने फोर मैरोज बोल दिया। फोर मैरोज क्या है? बेसिकली जितने भी आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमारे से कोई डील है, वे पूर्ण तरह से कैंसिल। अब हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता बाधित है। रास्ता बाधित है मतलब हमारे पास में रिजर्व करने की क्षमता है नहीं। क्योंकि इनको अगर आप इनके वो देखोगे ना क्षेत्रफल, तो आपके उत्तर प्रदेश में 3-4 ये कुवैत और यूएई ये सारे मिल के आ जाएंगे। मतलब ये भारत के जितने नहीं है कि इनके पास में रिजर्व है ना। ये तो उतना ही क्रूड ऑयल मतलब निकालते हैं, उसे बंदरगाह पे भेज देते हैं, वो चला जाता है, तो वो निकलते रहते हैं। तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते हो तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आप लोगों की जेब पर दांव पर पड़ने वाली है काय पे? एलपीजी पे। क्योंकि हमारे पास में ऑयल के रिजर्व हैं, क्रूड ऑयल का रिजर्व है, लेकिन एलपीजी का रिजर्व नहीं है। एलपीजी 50% हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं। एलपीजी के 50-60 रुपये छोटे सिलेंडर पर बढ़ गए हैं, और शायद 100-125 रुपये के आसपास में 18 किलो वाले सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। अब सरकार के पास में दो रास्ते खुलते हैं। क्या? पहला तो सरकार सब्सिडी के दे, और सब्सिडी देकर इन कंपनियों के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को टाले। देखो समझो, एक इम्पैक्ट नहीं होगा। क्रूड ऑयल महंगा हुआ ना, तो तुम्हारा एविएशन इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में जहाज नहीं जाएंगे, और क्रूड ऑयल महंगा हो गया। कितने महंगा हो गया यार भाई! हम $30-40 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। आज का जो क्रूड ऑयल ने आज हाई मारा है ना, $120 प्रति बैरल का हाई मारा है। हम $40 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल खरीद के 8,400 करोड़ रुपया घाटे में रहते हैं। ये रोज़ का काम है। मतलब रोज़ तुम सुबह उठे और रोज़ दूध का पैकेट लाए, उससे चाय बनाई और पी। ऐसा ही भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इंपोर्ट क्या करते हैं हम? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आता काय का काम है? अकेला तुम डीजल पेट्रोल जलाते हो, वही क्रूड ऑयल नहीं है भैया। एविएशन, गैस, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पेंट, टायर, फर्टिलाइज़र, इन सभी में क्रूड ऑयल से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी डलते हैं, या कहीं ना कहीं इन सारी इंडस्ट्री का उसमें रोल रहता है। तो जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ये सारे प्रोडक्ट महंगे होंगे। अब आपको जब मैंने बोला था कि एलपीजी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, देख लेना, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। और सरकार ने अभी बोला है, हालांकि पेट्रोलियम जो मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ऐसा कहा गया है कि भारत के पास में पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, पैनिक ना फैलाए। 50 दिन का है, 25 दिन का क्रूड ऑयल है, 25 दिन का डीजल पेट्रोल है। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि ये जो जितने भी देश हैं ना, इन देशों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इनके पास में रिजर्व करने की जगह नहीं है। और रिजर्व नहीं करने तो जितने भी उद्योग हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि जहाज चलेगा, पानी डाल के तो नहीं चलेगा ना, गैस, डीजल, पेट्रोल, आप देख रहे कितनी गाड़ी है, पेट्रोकेमिकल, वो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम आता है। तुम्हारा प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, तुम्हारा जो टायर है, पेंट है, एविएशन इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, किसानों को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे के सारे उद्योग पे इम्पैक्ट होने वाला है। इसीलिए आज शेयर बाजार इतना धड़धड़ा के गिरा। और पता है शेयर बाजार में इतनी गिरावट भी तब आई है जबकि आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,352 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर डीआईआई की बात करोगे, 7,325 करोड़ की खरीदारी करी है। तुम्हारा LIC है, SBI म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, इन सब ने खरीदा है माल, और FII ने बेचा। उसके बाद भी तुम्हारा जो बाजार है ना, उसके अंदर तुम्हारा निफ्टी 422 पॉइंट टूट गया, सेंसेक्स तुम्हारा 1400 पॉइंट के आसपास टूट गया, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट साफ हो गया, 55,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर आ गया। और रुपया डॉलर इंडेक्स इतना मजबूत हो गया कि रुपया तुम्हारा 92 रुपये 50 पैसे के आसपास में पहुंच गया। 65 पैसे रुपया कमजोर हो गया। आप इसे नॉर्मल वे में मत लो, क्योंकि अभी वो स्थिति चल रही है, ना तो कोई साइकोलॉजिकल लेवल काम करेगा, ना ही कोई सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करेंगे। अभी वॉर की कंडीशन है। वॉर अब चल चुकी है सिविल में। अभी तक क्या कर रहा था अमेरिका? केवल उनके जो मिलिट्री बेसिस है ना, उनको टारगेट कर रहा था। अब अमेरिका और इजराइल ने उनके जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनको टारगेट करना चालू कर दिया। अभी ईरान की जो तेहरान राजधानी में एक रिफाइनरी थी, ऑयल रिफाइनरी, उसको टारगेट कर दिया। और ईरान में मैं पहले भी आप वीडियो को बताया था कि जो IRGC है ना, जो ईरान रेगुलेटरी गार्ड है ना, वो अलग है और ईरान की सरकार अलग है। जहाँ ईरान के राष्ट्रपति ये बोल रहे थे कि हम जो अपने खाड़ी के मित्र देश हैं ना, अपने
अपने भाई बंधु हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तक वे अपना धरती का उपयोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए नहीं देते। वहीं उसी दौरान वहाँ वो भाषण दे रहे थे, वहीं दुबई, यूएई और सऊदी अरब पे हमला हो रहा था। बात समझो, क्योंकि जो IRGC है ना उसने इसका खंडन कर दिया। जो हल्की सी उम्मीद आई थी कि हाँ यार अब युद्ध थम सकता है, वो उसने खंडन कर दिया आके। किसने? IRGC ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो बोला है ना उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ईरान मरते दम तक नहीं छोड़ेगा और अपने दुश्मनों को हर कीमत पे मारेगा। अब समझ लो एक दिन में जो क्रूड ऑयल है ना उसमें 26% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे ना, ये जो $120 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल पहुंच गया था, ये $108 प्रति बैरल पे क्यों आया? मालूम है? G7 जो बड़ी G7 कंट्री है ना, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक बुला कर तत्काल ये निर्णय लिया कि भाई इस जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है ना, जिससे पूरे विश्व के अंदर एक महंगाई, इन्फ्लेशन। आपको क्या लग रहा है भारत का शेयर बाजार तो कुछ भी नहीं गिरा यार, इतना गिर गया? नहीं भाई साहब, आप जापान के बाजार देखो, कोरिया के बाजार देखो, 8%। हमारा निफ्टी 1% टूटा है। 8% का मतलब समझ रहे हो? निफ्टी पता चला अभी 24,000 पे है ना, निफ्टी पता चला आपको 20,000 पे। क्या कह रहे हो यार? हाँ जी, जापान, कोरिया, क्योंकि जापान सबसे बड़ा इंपोर्ट और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है हमारे जैसे, ये वो भी हमारा भाई। अब क्रूड ऑयल का जो रास्ता बाधित हुआ है ना, इस रास्ते के बाधित होने से पूरे विश्व के अंदर एक तरह से महंगाई आ जाएगी हर चीज़ के ऊपर, और जो सरकारें हैं ना वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अभी ताइवान का एक वहाँ की सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी थी ना उसमें कटौती करी है। अब सरकार के पास में दो ऑप्शन बचते हैं। जब ये डीजल पेट्रोल इतने महंगे दर पर लेंगे तो या तो सरकार उसे पास ऑन करे। पास ऑन मतलब जो डीजल आज अब 100 रुपये लीटर खरीद रहे, पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीद रहे हो ना, ये तत्काल हो जाएगा 300 रुपये लीटर। आपको पेट्रोल मिलेगा 300 रुपये लीटर, डीजल मिलेगा 300 रुपये लीटर। और उसके बाद आप क्या करोगे? सरकार का आप जानो, आपका काम जाना, आप लत्ते पाड़ोगे सरकार के, जो भी तुम्हारा मंत्री या विधायक है। सरकार का दूसरा ऑप्शन बचता है कि सरकार बोले इन कंपनियों को आप इसे अपनी बैलेंस शीट पर देखो, लेकिन हम पब्लिक में ये पास आउट नहीं होने देंगे। अब इस कंडीशन में कंपनियों के प्रॉफिट खत्म, उनके कहाँ से प्रॉफिट? बात समझो ना यार। अब तुम अगर 100 रुपये का माल खरीद रहे हो, मैं बिल्कुल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और वही माल आप 60 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। तो सरकार क्या करेगी? उस पैसे को अपने जिनके पास में सब्सिडी है ना, उस सब्सिडी के माध्यम से भरेगी। एक रास्ता और बचता है कि सरकार अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है ना उसमें कटौती कर दे कि भाई जो तुमसे एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं ना वो कम कर लो, लेकिन जनता से पास ऑन ना करो। लेकिन सरकार अभी मालूम है क्या कर रही है? अभी सरकार आंख मीच ले रही है। जैसे आपने देखा होगा, कबूतर जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंख मीच लेता है, उसे लगता है कि बिल्ली चली गई। ऐसा नहीं, बिल्ली नहीं गई, बिल्ली है वहीं पर लेकिन कबूतर के आंख मीच लेने से बिल्ली नहीं गई। ऐसा ही जो सामने टेंशन खड़ी है वो टेंशन है। शेयर बाजार सेकेंडरी है। अभी आप ये देखो कि अमेरिका हमले किस लेवल पे कर रहा है। ऐसी भी कोई कहीं खबरें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग किया है, जिसमें मतलब एक तरह से कीटाणु टाइप के रहते हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। कौन है वो अलग विषय है, बाकी जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। इतने सारे उद्योग धंधे इम्पैक्ट होंगे, यही कारण है कि जो सब परेशान है ना, सब पूरे शेयर बाजार तबाह। क्या होगा अब, क्या होगा? नहीं तो यार देखो ना, जब किसी कंपनी में इतना इम्पैक्ट हो, और ये जो तुम्हारा फोर्ज मैग्रोन दिख रहा है ना, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा? जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसर देश है ना, इन्होंने कह दिया भाई हम ऑयल निकाल कर रखेंगे कहाँ, तो इससे अच्छा हम सब प्रोडक्शन ही घटा देते हैं। 70% प्रोडक्शन घटा दिया, और शिपिंग कंपनियों ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। क्यों लेने बंद कर दिए? भाई मेरा एक शिप है 1000 करोड़ का, तुम उसे तेल भर के स्टेट ऑफ हार्मोज में भेज दो। अमेरिका ने बोल दिया मैं बैठा हूँ, मेरी गारंटी है। तेरी गारंटी काहे की रहेगी? जब वो मार के गिरा देगा, शिप पूरा डुबो देगा, गारंटी कहाँ धरी रह जाएगी? क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर रहे ना। अभी देखो जो अयतुल्ला खामनेई है ना, उन्हीं के बेटे को ईरान के अंदर जो नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान के अंदर से ही वो लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से तो राजशाही शासन हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और ईरान के अंदर 2 धड़े हैं, पहले से ही मैंने आपको बता दिया। 2 धड़े, जो कि एक धड़ा चाहता है कि खामनेई मरे, मतलब अच्छा हुआ। एक धड़ा चाहता है कि भाई खामनेई हमारे सुप्रीम लीडर है। तो 2 धड़े ईरान के अंदर पहले से बने हुए हैं। पूरे विश्व के अंदर तेल का संकट है, और तेल से ज़्यादा है
ऑयल और गैस और एनर्जी का, क्योंकि उसका कोई हमारे पास अल्टीमेटर नहीं है। मैंने बोला था कि हमारे पास में वो जो गैस है ना, गैस के कोई रिजर्व नहीं है, इसीलिए सबसे पहले गैस की कीमतें बढ़ेंगी और हमारी जेब पे दिखने लगा। शेयर बाजार तो देखो अनसर्टनिटी से भरा हुआ है, अभी कुछ नहीं पता कि पता चले अभी कुछ छोटा मोटा युद्ध विराम हो जाए, ट्रंप बोलते हैं कि या नहीं अब मैं बहुत हो गया, क्योंकि हर जो देश है ना मिडिल ईस्ट के, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सभी देश अमेरिका के लगे हैं समझाने में कि भाई पूरे मिडिल ईस्ट में इनके धंधा बंद हो गया, इनका सारी दुकान बंद हो गई, इनके दोनों सौदा क्या है, ये तेल बेच के पैसा कमाते हैं। और वही तूने लंका लगवा दी, उन्होंने कहा भाई से बंद कर ले, थिएटर को रोक ले, और अमेरिका मानने को तैयार नहीं। अमेरिका बोला मैं सब तहस नहस कर दूंगा। कभी तुमने सुना कि बुरुंडी पे हमला कर दिया अमेरिका ने? कभी तुमने सुना सोमालिया, मतलब जो गरीब गुरबा देश हैं उन पे हमला कर दिया? अमेरिका हमला किस पे करता है? मतलब वेनेजुएला पे। क्यों? वेनेजुएला में तेल के रिजर्व हैं। किस पे करा? ईरान पे, क्योंकि ईरान के पास तेल के रिजर्व हैं। मेरे भाई पैसे वाले ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में अगर ऑक्सीजन कहीं बन रही है, उस ऑक्सीजन पर कंट्रोल कर लो, जिससे हम एक पूरा कंट्रोल रखें। आज आप टेक्नोलॉजी के युग में जुड़े हो, पूरी टेक्नोलॉजी किसके अधीन है? अमेरिका के अधीन है। आप जीमेल चला रहे हो, किसका है? अमेरिका का है। फेसबुक किसका है? अमेरिका का। व्हाट्सएप किसका है? अमेरिका। गूगल किसका है? अमेरिका का। अगर अमेरिका सीधा बोल देना कि मैं साल का 199 रुपये लूँगा आपसे जीमेल अगर आप रखते हो, तो सरकार भी आप अगर कोई मतलब लीगल दस्तावेज भी मांग रहे हो ना, तो व्हाट्सएप का मान्य नहीं रखती। वो बोलती है आपने जीमेल किया क्या, मेल किया क्या, तो मेल रखती है ना। आप मेल आईडी चला रहे हो ना, तो एक मेल आईडी पे अगर 199 रुपये लगा दो तो भारत से सोचो कितने रुपये जा सकता है, समझने की कोशिश करना। तो अमेरिका ने एक तरह से, जिस तरह से भारत को टेक्नोलॉजी में, हम जरूर जी रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम कहीं ना कहीं अमेरिका के अधीन है, गुलाम है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर विश्व की कंपनियों की बात करें ना, चाइना की जैसा हम बात करते हैं, तो चाइना में ज़्यादातर जो आईटी वाले कंपनियां हैं ना, वो नहीं है, हमारे पास में है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक तो चीप है और दूसरी इंग्लिश स्पोकिंग का जो ज़्यादातर पकड़ है। अब एक बात समझिए, अगर मिडिल ईस्ट का ये मामला शांत नहीं हुआ ना, तो अब शेयर बाज़ार की विषय अलग है, शेयर बाज़ार छोड़ दो। क्योंकि अभी आज जो शेयर बाज़ार को संभाला है वो सामने दिख रहा है, DII ने संभाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने से सरकार को भी ये चीज़ दिख रही थी, अगर शेयर बाज़ार 5-6% टूट गया तो विपक्ष जो लत्ते पाड़ देगा। तो इसीलिए सरकार ने भी हो सकता है LIC से, HDFC से, SBI से, म्यूचुअल फंड से बोला हो कि जितना शेयर बाज़ार गिरे उसे ऑब्जर्व कर लो। नहीं तो जितना FII ने बेचा है ना 6500 करोड़ का, अभी तो मैं कैश की बता रहा हूँ, स्टॉक और फ्यूचर तो निकल के आएंगे, अभी इसका डाटा आया नहीं। तो अगर जितना FII ने बेचा, अगर वो DII नहीं खरीदती ना, DII भी अपना हाथ पीछे खींच लेती, तो हमारा निफ्टी मिलता है 22,500 पे। तो जितना FII ने बेचा उससे ज़्यादा DII ने खरीदा। 6300 करोड़ का FII ने बेचा और 7600 करोड़ रुपए का DII ने खरीदा। तो FII से ज़्यादा DII ने खरीदा। उसके बाद में तुम्हारे शेयर बाजार की ये हालत है। और उसके बाद है पैनिक इस बात का कि अभी युद्ध के कहीं से कहीं तक भी शांत होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि युद्ध शांत हो जाएगा। क्योंकि जो आज क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, वो एकदम से जो 104 के आसपास आया, वो तो केवल एक खबर थी। वो खबर ये थी कि G7 के जो देश हैं ना, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई और आपातकालीन बैठक बुला के बोला कि भाई हम इस प्रयास करेंगे कि इसके जो क्रूड ऑयल की जो आपूर्ति है ना, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का तनाव के चलते पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है, तो हम इसको अपने पास में जो ऑयल रिजर्व है ना, उसको ओपन करेंगे। तो केवल ये इस कारण से थोड़ा सा नीचे आया था। क्रूड ऑयल इतिहास में $136 प्रति बैरल पे गया है। देखो ट्रंप है, कुछ भी कह सकते हैं और कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी वो अभी स्थिति में, जैसा मान लो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के लिए एक आपने वाटर सप्लाई लगा रखा है जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। अभी इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। आप समझो, जहाँ से वो पानी फिल्टर हो रहा था, वो फिल्टर होकर गांव वाले जो जितनी कॉलोनी में थे आदमी, 3000-4000 आदमी, वे पानी पीते थे। अब वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, तो अब वो पीने के पानी की किल्लत होगी। देखो यार, डीजल पेट्रोल ठीक है, आप 4 दिन गाड़ी नहीं चलाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप जब खाने पीने के पानी ही नहीं रहेगा आपके पास, तो कैसे करोगे? तो एक तरह से पूरे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना चाहते हैं। और अब ये ना बात को समझ लो, ये दो तरफ युद्धवार जा सकता है। पहला तो अगर ये मामला शांत करवा ले, तो जो अभी कहीं से कहीं तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर दूसरी बात ये है, अगर ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं ना,
ये अगर डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से युद्ध में आ गए ना, तो फिर ये धार्मिक लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही शिया और सुन्नी की लड़ाई है। शिया सुन्नी पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, और जो ईरान है ये अकेला शिया देश है, और जितने भी ये तुम्हारा कतर है, यूएई है, बहरीन है ना, ओमान है, ये जितने भी हैं तुम्हारा ये सुन्नी देश हैं, और ये पैसे वाले देश हैं। और ईरान के पास में जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ से सपोर्ट हो रही है, क्योंकि जब रूस ईरान के साथ उसमें यूक्रेन के साथ युद्ध में था, तो रूस को इनने अपने शाहिद ड्रोन दिए थे, और उसके बाद हो क्या गया कि एक शाहिद ड्रोन की जो कीमत है ना, वो 18 लाख रुपए के आसपास में, और उस 18 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को और इजराइल को अपनी मतलब करोड़ों रुपये की 36 करोड़ के आसपास की एक मिसाइल को लॉन्च करना पड़ रहा है। एक तो ये है कि ईरान के पास में तमाम है वे ड्रोन, इजराइल को खर्चा ज़्यादा आ रहा है, अमेरिका को खर्चा ज़्यादा आ रहा है। अब अमेरिका हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग कर दे, क्योंकि अनकंडीशनल सरेंडर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, और ईरान के जो खामनेई हैं, उन खामनेई के लड़के बने हैं, उनने कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, भले ही मर जाएंगे। तो ये अब ईगो की लड़ाई हो गई है, मतलब ये जहाँ पर ट्रेड की बात रहती है, ज़मीनी विवाद रहे तो अलग बात है कि भाई तुम ये वाली ज़मीन हमें दे दो, ये वाली ज़मीन हमें दे दो, वो विषय ही नहीं है। वो चाहता है कि अनकंडीशनल सरेंडर, और ईरान की सरकार या ईरान में जो खामनेई के बेटे खामनेई बने, वो बोले हम मर जाएंगे पर सरेंडर नहीं करेंगे। इसकी स्थिति ये है कि ईरान भी हर संभव तरीके से प्रयास कर रहा है इजराइल के ऊपर, जो हमारा हाइफा पोर्ट है जहाँ पे अडानी का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमले कर रहा है। और अब अमेरिका और इजराइल भी ईरान के अंदर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको टारगेट कर रहा है, उनकी राजधानी को टारगेट कर रहा है, जहाँ पर उनके ऑयल रिफाइनरी है उन्हें टारगेट कर रहा है, और जिससे जो उनका पानी का जो रिफाइनरी है, जहाँ से समुद्र का पानी पीने लायक है, उसको टारगेट कर रहा है। तो जिससे जो सिविल लोग हैं ना, सिविलियन है ना, उनके अंदर पैनिक फैल जाएगा, उनके अंदर पैनिक फैलेगा ना, तो वो ईरान की सरकार पे भी दबाव बनाएंगे। क्योंकि भाई देखो बात समझो, ज़्यादातर अगर जान माल का खतरा ना, जान माल का नुकसान हो रहा तो ईरान का हो रहा। ज़्यादातर लोग मारे जा रहे ईरान के, इजराइल के नहीं मारे जा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आयरन डोन के कारण नहीं मारे जा रहे ना, क्योंकि भाई उनके अपने आप ऑलरेडी हर जगह हर स्थिति में अमेरिका लीड में है, क्योंकि वो पैसे वाला है। ईरान को जान माल का ज़्यादा नुकसान है, लेकिन ईरान भी खुल का टक्कर दे रहा है, ईरान भी पीछे नहीं है। मतलब अब ये रीजनल एक तरह से क्षेत्रीय लड़ाई हो गई है। पहले ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है दोनों का, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्षेत्रीय लड़ाई में होती जा रही है। तो जब तक युद्ध को शांत होने के कोई आसार नज़र नहीं आए, तब तक कुछ भी टारगेट सपोर्ट कुछ कहना कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जब भी बाजार बाउंस बैक करेगा ना, तो वी सेव रिकवरी देगा। वी सेव मतलब ऐसे, वी सेव ऐसा होता है जैसे जा रहा है ना, उस तेज गति से ऊपर आएगा। कारण ये है कि अभी जिस कारण से बाजार गिर रहा है ना, वो कारण है तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का बंद होना और क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगना। भारत ज़्यादातर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, जो कि भारत के लिए एक तरह से दुखती नस है। समझो हम $60 प्रति बैरल पे, जो मिडिल ईस्ट का रेट चल रहा था, हम लगभग $50 प्रति बैरल पर, $10 प्रति बैरल के डिस्काउंट पे रूस से तेल खरीद रहे थे क्रूड ऑयल, जो हमें ₹50 के रेट में आ रहा था, अब वो हमें 1.25 गुना के रेट में आएगा, मतलब $120 प्रति बैरल का है। और जो तुम्हारे बहरीन और यूएई वगैरह थे ना, इन्होंने एक फोर्ज मैरगोल करके बोल दिया हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है और हम अपना प्रोडक्शन घटाने जा रहे हैं। और जितनी भी तुम्हारी ब्रोकरेज फर्म है ना, एक यूबीएस ब्रोकरेज फर्म है, उसने जो ऑयल वाली कंपनी है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, इनके टारगेट घटा दिए। यही कारण है कि आज ये 8% नीचे, 6% नीचे, 8% नीचे। कहा भाई अगर इनके हिसाब से इन्होंने बोल दिया, मुझे लगता है यार इस कंपनी का जो शेयर है ना, ये 100-110 रुपये तक जाना चाहिए, है ना। अब ये ब्रोकरेज फर्म है बढ़िया, पूरे इतने देश में जितने FII है सब इसकी ब्रोकरेज फर्म को फॉलो करते हैं, तो वो उसके हिसाब से शेयर को उठाते हैं, खरीदते हैं। और जब इसने उनका टारगेट ही घटा दिया, मुझे लगता है कि भाई शेयर जो है ना, ये 70 रुपये के आसपास जाएगा। शेयर की कीमत चल रही है 120 रुपये, इनने कहते 70 जाएगा, तो जो 110 मान लो जिसने 100 में खरीद रखा है ना, वो उस स्थिति में बेचेगा। बोले पहले तो बेच दो, क्योंकि उन्होंने बोला 70 जाएगा। तो इसलिए ब्रोकरेज जो फर्म होती है ना, वो भी एक बहुत मैटर रोल प्ले करती हैं। तो भाई परिस्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है, इसलिए बहुत कोशिश रहें, सावधान रहें, अभी कुछ भी ना करें।
अभी कुछ भी ना करें, लेकिन सावधान रहें, अलर्ट रहें, अपना जितना भी आपका पोर्टफोलियो सब बचा के रखें बस। क्योंकि अब ना मार्क टू मार्जिन पोजीशन लॉस में जाने लगेगी लोगों की। अभी 3 दिन, एक आज का, एक कल का और परसों का, अब मार्क टू मार्जिन में लोगों की पोजीशन लॉस में जाएगी, पोजीशन कटेगी। तो इसलिए सावधान रहे, अलर्ट रहे, सतर्क रहें। जो भी अपना मार्क टू मार्जिन है वो मेंटेन करके रखें। और जैसे ही बाज़ार में सब कुछ सही होने लगेगा तो बाज़ार में वी शेप रिकवरी होगी, जैसे कि आपने कोविड के समय में देखा है। क्योंकि जब भी बाज़ार में ऐसा पैनिक फैलता है ना, उसके बाद में काफ़ी अंडर वैल्यू हो जाते हैं स्टॉक, क्योंकि काफ़ी ऊपर तो धुलाई पिटाई हो गई होती है। तो जो भी कुछ करें अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दरअसल बाज़ार क्यों गिरा, बाज़ार गिरने के पीछे क्यों समझ में आना चाहिए आपको। धन्यवाद, थैंक यू।